ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ देर पहले देखा क्या, अलाउद्दीन आलम शाह जब अपने वजीर से मतभेद के परिणाम स्वरूप कहां चले गए हैं, बदायूं चले गए। कहां चले गए हैं, बदायूं। और इस मौके का फायदा उठाकर एक अफगान व्यक्ति है, नाम क्या है, बहलोल लोधी, उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाल ली है और वहां पर एक नवीन वंश लोधी वंश की स्थापना की है। नवीन वंश लोधी वंश की स्थापना की है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? कौन है? बहलोल लोधी है। कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है, ध्यान देना, इस लोधी वंश में 3 शासकों ने शासन किया है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के अंतर्गत 3 शासकों ने शासन किया है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ध्यान देना, कम पढ़ना है, कम पढ़ना है इस वंश के बारे में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, लोधी वंश प्री में भी और मेन से भी इससे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान देना, बहलोल लोधी के बारे में अपन देखते हैं। अपन लोधी वंश क्या है, वो संस्थापक है। लोधी वंश के संस्थापक हैं जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है। ध्यान देना, बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है। क्या है ये? लोधी वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये भारत में प्रथम अफगान शासक हैं। भारत में प्रथम अफगान शासक कौन है? बहलोल लोधी है। इनके पहले के जितने भी शासक थे, सुल्तान थे, वो सब क्या थे? तुर्क थे। क्या थे वो? तुर्क थे। ये क्या? प्रथम अफगान शासक है। नाम क्या है? बहलोल लोधी। ध्यान देना, इन्होंने 1451 से लेकर 89 तक सुल्तान का पद संभाला है। मतलब क्या है, दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सुल्तान के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? इस बहलोल लोधी के नाम पर है। दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है? बहलोल लोधी ने किया। 1451 से लेकर 1489 तक, बहुत लंबे समय तक इन्होंने सुल्तान का पद संभाला है। अगर प्री में क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सुल्तान के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? बहलोल लोधी के नाम में। ठीक है, अब जब शासक बन गए, ध्यान देना, इससे पहले के जो सुल्तान है उन्होंने निरंकुश शासन की व्यवस्था अपनाई है, मतलब सुल्तान को सर्वोपरि ही माना है। लेकिन ऐसे नहीं है कौन? बहलोल लोधी। ऐसे नहीं है कौन? बहलोल लोधी। ये एक अफगान कबीलाई टाइप का परंपरा भारत में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अफगान कबीलाई परंपरा भारत में लॉन्च करना चाह रहे हैं, जहां पर अनेक अफगान सरदारों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। व्यापक अधिकार दिए गए हैं और उनकी मदद से ही जो सुल्तान है वो अपना शासन चला रहा है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था करना चाह रहे कौन? बहलोल लोधी करना चाह रहे हैं। इन्होंने अफगान कबीलाई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो अन्य अफगान सरदार हैं उनकी सहायता ले सके। मतलब सभी अफगान सरदारों को खुश करने का प्रयास किसने किया है? बहलोल लोधी ने किया, क्योंकि उस समय सभी सरदार क्या है? अच्छी स्थिति में है और अगर वो मिलकर इनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे तो हो सकता है इन्हें हार का सामना करना पड़े। इसीलिए सबको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने क्या है? अफगान कबीलाई परंपरा अपनाई है, जहां पर सभी सरदारों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए सब खुश हैं। ठीक है, अन्य अफगान सरदार भी खुश हैं। सबका समर्थन प्राप्त है बहलोल लोधी को, इन सबका समर्थन प्राप्त हुआ था और यही कारण बनता है क्या कि इतने समय तक वो कुशलता से शासन कर पाए हैं। ठीक है, बहलोल लोधी कुशलता से शासन कर पा रहे हैं और इन्होंने अपना सिक्का जारी किया। इसका हम क्या बोले हैं? बहलोल सिक्के बोले हैं। क्या बोले हैं? बहलोल सिक्के। बहलोल लोधी है, इन्होंने अपना सिक्का जारी किया, उसको हम लोग क्या बोले हैं? बहलोल सिक्के बोले हैं। ध्यान देना, जो सिक्का इन्होंने जारी किया था वो लगभग अकबर के समय तक विनिमय का साधन बना रहा है। ये जो बहलोल सिक्का है चांदी का है। ये जो बहलोल सिक्का है किसका है? चांदी का है। और इस समय से लेकर अकबर के समय तक ये विनिमय का माध्यम बना रहा है, ये बहलोल सिक्का। ठीक, किसने लॉन्च किया था? बहलोल लोधी ने, जो कि लोधी वंश के संस्थापक है। इन्होंने बहलोल सिक्का जारी किया था जो कि चांदी का था, चांदी धातु का था और यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बना रहा था। ठीक है, अब एक जगह है जौनपुर। एक जगह है क्या? जौनपुर। हम लोग कल पढ़े हैं क्या? फिरोज शाह तुगलक क्या है? नए नगर बसाने का शौकीन था। फिरोज शाह तुगलक नए नगर बसाने का शौकीन था और इसी कड़ी में उसने एक शहर बसाया था। नाम क्या है? जौनपुर। शहर का नाम क्या है? जौनपुर।
वहां पर मैं कल ही बोल रहा हूं, आज बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जौनपुर शहर किसकी याद में बसाया गया है, तो जूना खां के नाम पर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जूना खां के नाम पर यह जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, और यह जौनपुर अभी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर बार बार विद्रोह होते हैं, यहां पर बार बार विद्रोह होते हैं सुल्तान के अगेंस्ट में। ठीक है, हर बार कोई ना कोई व्यक्ति यहां से विद्रोह कर रहा है और इसी विद्रोह के दमन के लिए अब बहलोल लोदी को लग रहा है क्या कि इस जौनपुर को जीतना बहुत जरूरी है, इस जौनपुर को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर बार बार विद्रोह हो रहे हैं और इस विद्रोह के दमन के लिए उनको बार बार यहां आना पड़ रहा है। और क्या हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है, धन की भी बर्बादी हो रही है, इसीलिए अब जौनपुर विजय अभियान बहुत जरूरी हो गया था। तब इन्होंने जौनपुर का अभियान किया और जौनपुर को जीत लिया, जौनपुर को जीत लिया है, जीत कर अपने राज्य में मिला लिया है। अपने राज्य में मिलाने के बाद जौनपुर वाले क्षेत्र में बहलोल लोदी ने अपने बड़े पुत्र बरबक शाह को गवर्नर घोषित किया है। ठीक है, जौनपुर विजय करने के पश्चात बहलोल लोदी ने अपने बड़े पुत्र बरबक शाह को जौनपुर का गवर्नर घोषित किया था। यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अयोग्य व्यक्ति हैं, ये अयोग्य व्यक्ति हैं एज कंपेयर टू बहलोल लोदी, लेकिन क्योंकि ये इनके पुत्र हैं इसी कारण इनको जौनपुर का क्षेत्र एज ए गवर्नर मिल चुका है, गवर्नर के रूप में इन्हें जौनपुर की जिम्मेदारी मिल चुकी है। ठीक है, अब आते हैं अगले अभियान पे, अब आते हैं बहलोल लोदी के अगले अभियान पे। अब इन्होंने किया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। कौन सा है वो? ग्वालियर अभियान। कौन सा है वो? ग्वालियर अभियान करने वाले हैं बहलोल लोदी, अब ग्वालियर अभियान करने वाले हैं। ग्वालियर में इस समय कीर्ति देव नाम के शासक, बहलोल लोदी अगेंस्ट में कौन है? कीर्ति देव है, जो इस समय ग्वालियर के शासक हैं और इनके अगेंस्ट इन्होंने अभियान किया है। दोनों के मध्य क्या होने वाला? युद्ध होने वाला है। युद्ध में बहलोल लोदी जीत जाएंगे, युद्ध में बहलोल लोदी जीत जाएंगे, कीर्ति देव पराजित हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में बहलोल लोदी ने यहां से धन प्राप्त किया। ग्वालियर अभियान से बहलोल लोदी को बहुत अधिक मात्रा में धन मिला है और वो धन लूट कर ला रहे हैं, लेकिन रास्ते में बीमार हो गए हैं, रास्ते में बीमार हो गए हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी, बाद में इनकी मृत्यु इस ग्वालियर अभियान से वापस लौटते समय बीमार होकर इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी बहलोल लोदी की। जब इन्होंने ग्वालियर अभियान किया जीत भी गए हैं, लेकिन जीतने के पश्चात इनकी तबीयत खराब हो गई और बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी बहलोल लोदी की अब मृत्यु हो चुकी है। अब उनकी मृत्यु के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हो रहा है, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होने वाला है। हमने पढ़ा है क्या? बहलोल लोदी का बड़ा पुत्र कौन है? बरबक शाह, जिनको जौनपुर का गवर्नर घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन हम बताया मैं ये कैसे व्यक्ति हैं? अयोग्य शासक हैं। और उनके बाद उनका एक और पुत्र है, नाम क्या है? सिकंदर लोदी। नाम क्या था? सिकंदर लोदी। ध्यान देना, जो सिकंदर लोदी है उनकी माता एक हिंदू है, उनकी माता क्या है? हिंदू है। इसीलिए अफगान सरदारों में क्या है? मतभेद है कि इन्हें शासक बनाया जाए या ना बनाया जाए, इन्हें शासक बनाया जाए या ना बनाया जाए। ये क्या है? अयोग्य है। ये क्या थे? अयोग्य थे। और ये क्या है? हिंदू माता के पुत्र थे। इसी कारण क्लैश हो रहा है अफगान सरदारों के मध्य किन्हें शासक बनाया जाए। तब सिकंदर लोदी ने एक चाल चली है, बोलना चाहिए साहस का परिचय दिया। इन्होंने बरबक शाह को समझाया है कि देखो आप लायक नहीं हो, शासक तो मुझे ही बनना चाहिए। किसी तरीके से बरबक शाह को एग्री कर लिया। सुल्तान कौन बनने वाले हैं? सिकंदर लोदी अब अगले सुल्तान बनने वाला, सिकंदर लोदी अब अगले सुल्तान बनने वाले हैं। लेकिन इन्होंने एक उदारता दिखाई है, क्या? कि बरबक शाह वाले क्षेत्र जौनपुर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला है। ठीक है, उनका बड़ा भाई है, रिस्पेक्ट करते थोड़ा बहुत। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। इसी कारण इस जौनपुर वाले क्षेत्र को फिलहाल के लिए अपने राज्य में नहीं मिला है। बरबक शाह को वहां का गवर्नर रहने दिया है, उसको अपने क्षेत्र में नहीं मिला है, उसको इंडिपेंडेंट शासक रहने दिया है इस जौनपुर वाले क्षेत्र का। अब शासक कौन बन गए हैं? सिकंदर लोदी। अब शासक बन गए कौन? सिकंदर लोदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से सिकंदर लोदी। देखते हैं उनके बारे में। ठीक है, देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में, देखते हैं अपन सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 तक 1489 से लेकर 1517 तक दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया है, शासन किया है सिकंदर लोदी ने। ध्यान देना,
प्री के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है सिकंदर लोदी। एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है, एक ना एक क्वेश्चन सिकंदर लोदी से पूछता ही है, और 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में मेंस में भी आ सकता है कि सिकंदर लोदी के बारे में बताइए। ये 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है सिकंदर लोदी के बारे में। ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं यहाँ से, मेंस के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। प्री में तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकता है कि इनके बारे में बताइए, ठीक है। तो उसके लिए अपन को फैक्ट चाहिए और अच्छे फैक्ट चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फेक रहने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट हमारे पास होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, इसी कारण ये पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। स्टार्ट कर रहे हैं क्या सिकंदर लोदी। इनके बचपन का नाम क्या था? निजाम खां था। ये क्वेश्चन एक बार बिहार पीएससी पूछ चुका है, ठीक है, कि निजाम खां किनका नाम था? सिकंदर लोदी का ही नाम था। निजाम खां सिकंदर लोदी का ही नाम था, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण कार्य। हमने देखा क्या, अपने बड़े भाई बरबक शाह को समझा बुझाकर कि योग्य नहीं हो आप, इसने दिल्ली की गद्दी संभाल ली है, और अपने पिता बहलोल लोदी के बाद कौन बने हैं? सिकंदर लोदी शासक बने हैं। शासक बनने के पश्चात इन्होंने एक बहुत ही आलीशान नगर बसाया है, एक बहुत ही आलीशान नगर बसाया। नगर का नाम क्या है? आगरा। नगर का नाम क्या है? आगरा। ध्यान देना, 1504 में उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की है, और बाद में 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाएंगे, ठीक है। आगरा कहाँ है? यूपी में है, यमुना के किनारे पर है आगरा, ठीक है। 1504 में इसे शहर की स्थापना की है, और बाद में 1506 में इस आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया किसने? सिकंदर लोदी ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुका है अलग अलग पीसीएस एग्जाम में कि आगरा शहर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोदी ने की है। किसने की है? सिकंदर लोदी ने की है। ध्यान देना, ये कविताएं लिखते हैं, कविताएं लिखने के शौकीन है कौन? सिकंदर लोदी। कविता लिखते हैं। ध्यान देना, अगर कोई कविता लिख रहा है, ठीक है, कविता लिखने के बाद लास्ट में अपना साइन करता है और ऑटोग्राफ देता है ना लास्ट में, नीचे में यहाँ पर, ठीक है। इसी कारण जब सिकंदर लोदी कविता लिख रहे हैं तो सिकंदर लोदी के नाम से सिग्नेचर नहीं करते हैं, बल्कि एक गुलरुखी उपनाम से, मतलब सिग्नेचर गुलरुखी के नाम से करते हैं। इसी कारण बोला गया ये गुलरुखी उपनाम से फारसी कविता लिखते हैं। ये एक फारसी कवि है और गुलरुखी उपनाम से क्या लिखते हैं? कविताएं लिखते हैं। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। फारसी कवि कौन है? सिकंदर लोदी, और गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इनके शासनकाल में अनेक भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद है। इनके शासनकाल में अनेक भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कौन सा है? आयुर्वेद ग्रंथ है। महत्वपूर्ण कौन सा है? आयुर्वेद ग्रंथ, जिसका इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया है। सिकंदर लोदी ने भारत में आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया है एक नए नाम से। ध्यान देना, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया है, और उस अनुवाद की पुस्तक को नाम दिया है क्या? फहरंगे सिकंदरी। क्या नाम दिया है? फहरंगे सिकंदरी। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फहरंगे सिकंदरी के नाम से करवाया किसने? सिकंदर लोदी ने करवाया है। ये पॉइंट याद रखना है, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फहरंगे सिकंदरी के नाम से, ठीक है। हमने पढ़ा है क्या? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा कि नहीं? हम वहां पर पढ़े क्या? भूमि पैमाइश के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत पद्धति अपनाई थी, ठीक है। सिकंदर लोदी भूमि पैमाइश के लिए प्रमाणिक पैमाना, सिकंदर लोदी भूमि पैमाइश के लिए, भूमि के मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना लाएंगे, और उस पैमाने के आधार पर ही भूमि का मापन कराएंगे। कौन? सिकंदर लोदी। इन्होंने एक स्केल जारी किया, एक पैमाना जारी किया, उस पैमाने के आधार पर ही जमीन का मापन किसने कराया है? सिकंदर लोदी ने कराया, और उस स्केल को बोला गया है क्या? गज ए सिकंदरी। क्या बोला गया है? गज ए सिकंदरी बोला गया है। जो स्केल या जो पैमाना सिकंदर लोदी ने लॉन्च किया उसको क्या बोला गया है? गज ए सिकंदरी, जो कि भूमि के मापन के लिए था। ध्यान देना, उस समय जो गज सिकंदरी है उसमें 30 से लेकर 33 इंच था। एक गज इक्वल टू 30 से 33 इंच के बराबर था, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन इतिहासकारों में जितने मत दिए गए हैं उनमें यही बात निकल के सामने आ रही है क्या? एक गज में उस समय 30 से लेकर
33 इंच थे इस गज ए सिकंदरी में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बहुत सारे जनता की भलाई के लिए भी काम किए हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने अन्न के ऊपर कर समाप्त किया है। सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर कर समाप्त कर दिया, मतलब अब जितने भी खाद्यान्न है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उस समय भूखे नहीं मरे, कोई भी भूखे नहीं मरे, क्योंकि अन्न के ऊपर कर इन्होंने समाप्त कर दिया। अब केवल वाणिज्यिक फसलों पर ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अन्न के ऊपर कर समाप्त किया किसने, सिकंदर लोदी ने। साथ ही साथ जो गरीब हैं, जिनके पास भूमि ही नहीं है, क्या करेंगे वो, उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है। इसके लिए गरीबों के इन्होंने मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है, किसने, सिकंदर लोदी ने गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है। लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही क्या है, स्ट्रिक्ट भी है, कुछ मामलों में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कौन, सिकंदर लोदी। इन्होंने मुसलमानों के त्योहार ताजिया पर रोक लगा दिया है, मुसलमानों के त्योहार ताजिया पर रोक लगा दिए। मुहर्रम के समय में ताजिया निकलता है, मुहर्रम के समय में क्या निकलता है, ताजिया, और उस ताजिया पर इन्होंने रोक लगा दी है। साथ ही साथ हिंदुओं को एक आदेश दिया है, हिंदुओं को एक आदेश दिया है क्या, कि यमुना के किनारे पर अब बाल नहीं मुंडवाना है, बाल नहीं मुंडवाना है। ये आदेश सिकंदर लोदी ने दिया था। ठीक है, अब ध्यान देना, इनसे पहले पढ़े हैं इनके पिता के बारे में, बहलोल लोदी के बारे में। हमने पढ़ा है क्या, अफगान कबीलाई व्यवस्था अपनाना चाह रहे थे कौन, बहलोल लोदी। मतलब अफगान सरदारों को व्यापक अधिकार दिए गए थे, व्यापक अधिकार दिए गए थे। लेकिन बाद में सिकंदर लोदी स्वयं को निरंकुश सुल्तान की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, जो अफगान कबीलाई परंपरा उनके पिता ने शुरुआत की थी, उसका अनुसरण ना करते हुए खुद को निरंकुश सुल्तान को ले जा रहे, कौन, सिकंदर लोदी ले जा रहे हैं। मतलब अब अफगान सरदारों की वैल्यू थोड़ी कम होने लगी है, अफगान सरदारों की वैल्यू थोड़ी कम होने लगी है सिकंदर लोदी के समय। ठीक है, अब हमने पढ़ा है इनके भाई बरबक शाह के बारे में। क्या पढ़ा है, इनके भाई बरबक शाह के बारे में, जिन्हें वो क्या है, वो जौनपुर के गवर्नर है। वो क्या थे, जौनपुर के गवर्नर थे, जौनपुर के गवर्नर थे। हमने ये भी पढ़ा है क्या, कि जौनपुर को इन्होंने अपने राज्य के अंतर्गत नहीं मिलाया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ है, जौनपुर में विद्रोह हुआ। जौनपुर में क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है इनके भाई बरबक शाह के अगेंस्ट, इनके भाई बरबक शाह के अगेंस्ट जौनपुर में विद्रोह हुआ है। और बरबक शाह इस जौनपुर के विद्रोह का दमन नहीं कर पाया है, बरबक शाह इस जौनपुर के विद्रोह का दमन नहीं कर पाए। हम पढ़े क्या, वो अयोग्य शासक है, कौन, बरबक शाह। और इस बात पर सिकंदर लोदी को है क्या, गुस्सा, एक छोटे मोटे विद्रोह का दमन नहीं कर पा रहे हैं। तब सिकंदर लोदी ने जौनपुर के विद्रोह का दमन किया है और इस जौनपुर को भी अपने राज्य में मिला लिया है। इस जौनपुर को भी सिकंदर लोदी ने अपने राज्य में मिला लिया है। ठीक है, मतलब क्या है, अब भाई का रोल खत्म हो गया, अब भाई का रोल खत्म हो गया है। अब कुछ समय पश्चात गले की बीमारी से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय पश्चात गले की बीमारी से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाएगी। अब इनके बाद कौन बनेंगे, इब्राहिम लोदी शासक बनेंगे। इनके बाद इब्राहिम लोदी शासक बनेंगे। देखते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, सिकंदर लोदी के बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है, मेंस प्री के दृष्टिकोण से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इसमें से। ठीक है, अब पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ध्यान देना, लोदी वंश के या दिल्ली सल्तनत के क्या ये अंतिम शासक हैं। लोदी वंश के साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी। कौन है, इब्राहिम लोदी है। दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश के
अंतिम शासक, वंश के अंतिम शासक। अब सुनिए ध्यान से, हमने पढ़ा है बहलोल लोदी के बारे में। उनके समय में अफगान सरदारों को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, ठीक है, और उनके बाद सिकंदर लोदी ने उनके अधिकार को कुछ कम किया था। अब जो इब्राहिम लोदी शासक बने हैं, तब इन्होंने अफगान सरदारों को बहुत कम अधिकार दिए हैं। उनके अधिकार छीनना चालू कर दिए। किसने? इब्राहिम लोदी ने उनसे पूरे अधिकार छीनना प्रारंभ कर दिए हैं। और इस बात से अफगान सरदारों में क्या है? असंतोष फैलने लगा। अफगान सरदारों में असंतोष फैलने लगा है इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में, ठीक है, कि कैसे ये सब अधिकार छीन रहे हैं। तब क्या है? अफगान सरदारों में असंतोष फैल रहा है और ये बात इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं आई कि वो असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। अफगान सरदार जब असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, तब इब्राहिम लोदी ने उनकी हत्या करा दी है। जो भी अफगान सरदार इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये उनकी हत्या कराने लग गए हैं। अब सोचिए, 3 जनरेशन के अंदर ये बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। अफगान सरदारों की स्थिति क्या से क्या हो गई है? 3 जनरेशन के अंदर ही उनकी स्थिति में भारी गिरावट आई है और यही कारण बन गया क्या? अफगान सरदारों के भारी असंतोष का। अफगान सरदार क्या है? इनसे भारी मात्रा में असंतुष्ट हैं। अब उनके अलग अलग गुट बन गए और कोई भी इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करता। ये एक निरंकुश शासक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसी कड़ी में इन्होंने एक अभियान किया। कौन सा? ग्वालियर का। इन्होंने अभियान किया है। किसका? ग्वालियर का। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर अभियान किया है और इस ग्वालियर अभियान में इब्राहिम लोदी विजय हुए हैं। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का अभियान किया है और इस ग्वालियर अभियान में इब्राहिम लोदी विजय हुए हैं। जब जीत गए हैं, तब इनका जोश क्या है? बहुत हाई है, बहुत खुश है। कौन? इब्राहिम लोदी। अब सोच रहे हैं क्या? अब पूरे भारतवर्ष में मुझसा प्रतापी शासक कोई नहीं है। सोच रहे हैं कौन? इब्राहिम लोदी। मतलब क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास भर चुका है किसके अंदर? इब्राहिम लोदी के अंदर। और इतना आत्मविश्वास घातक है। क्या है? घातक है। और इसी अति आत्मविश्वास में इन्होंने मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जीते क्या था अभी? ग्वालियर। और इसी अति उत्साह में इन्होंने मेवाड़ के शासक राणा सांगा जी के ऊपर आक्रमण किया है। मेवाड़ के शासक राणा सांगा जी के ऊपर आक्रमण कर दिया है। अब इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं क्या? खातौली का युद्ध। क्या बोलते हैं? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई। जीता कौन है? राणा सांगा जी जीत गए। इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। साथ ही बहुत प्रतापी व्यक्ति कौन है? राणा सांगा जी बहुत ही प्रतापी हैं और इनका सामना इब्राहिम लोदी नहीं कर पाएगा। और इस युद्ध में बुरी तरीके से इब्राहिम लोदी पराजित हुए हैं। पराजित हो गए हैं और भाग गए। वहां से भाग गए हैं कौन? इब्राहिम लोदी। लेकिन उनके मन में क्या है? द्वेष की भावना है। और इसीलिए ठीक 1 साल बाद फिर से आक्रमण करेंगे। राणा सांगा के ऊपर फिर से आक्रमण करेंगे। फिर से एक युद्ध होगा। फिर से दोनों के मध्य एक युद्ध होगा। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धौलपुर युद्ध। क्या बोलते हैं? धौलपुर का युद्ध। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य फिर से एक युद्ध लड़ा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धौलपुर का युद्ध। और इस युद्ध में भी राणा सांगा जीत गए हैं। हारा कौन है? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी हार चुका है। मतलब क्या है? अब जो अति आत्मविश्वास था, ठीक है, वो टूट चुका है। अब समझ गए हैं क्या कि इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन तब तक स्थिति पलट चुकी है। अब अफगान सरदारों के मन में क्या है? इनको अपदस्थ करना,
आसान है। सबको क्या लग रहा है कि जब 2 बार हार चुके व्यक्ति हैं, इनको अपदस्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या है, जनता में अब असंतोष फैल चुका है कि ये जो शासक है वो इतना योग्य भी नहीं है, इनको अपदस्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात अब सबको समझ आ गई है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है क्या, जो अफगान सरदार हैं पहले से ही क्या है, इनसे क्या है, असंतुष्ट हैं। अफगान सरदार क्या है, असंतुष्ट हैं। मतलब क्या है, अब जो दिल्ली वाला एरिया है षड्यंत्र का घर बन चुका है। ठीक है, अब सब अलग छोटे मोटे सरदार इनके खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ करेंगे। जब षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा जी, ठीक है, पंजाब के एक सूबेदार है, नाम क्या है, दौलत खां। पंजाब के सूबेदार हैं, नाम क्या है, दौलत खां। ये बता देता हूं मैं, ठीक है, समझ में आना। ये 2 बार युद्ध हुआ, दोनों बार राणा सांगा जी जीते हैं, इब्राहिम लोदी हारा है दोनों बार ही। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनके खिलाफ क्या हो रहा है, बहुत सारे विद्रोह होने लगे। दिल्ली वाले रीजन में ही इनके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं। लेकिन ये बात सबको समझ में आ गई है कि इब्राहिम लोदी को हराना भी इतना आसान नहीं है। हालांकि 2 बार हारे हैं, लेकिन दिल्ली से हटाना इतना आसान नहीं है। मेवाड़ में आक्रमण किए थे इसलिए हार गए, ठीक है, लेकिन दिल्ली से हटाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उनको दिल्ली से हटाने के लिए वेल प्लानिंग चाहिए और एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए इसको इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और इसी कड़ी में पंजाब के सूबेदार हैं, इनका नाम क्या है, दौलत खां। क्या नाम है, दौलत खां। ठीक है, मेवाड़ के शासक हैं राणा सांगा जी। मेवाड़ के शासक है कौन, राणा सांगा जी। ठीक है, और इनके चाचा हैं इब्राहिम लोदी के चाचा ही खुद इनके चाचा है, नाम क्या है, आलम खां। नाम क्या है, आलम खां। ये क्या है, इनसे असंतुष्ट हैं। चाचा भी क्या है, इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट हैं। इन तीनों ने मुगल बादशाह बाबर को आमंत्रित किया है। इन तीनों ने मुगल बादशाह बाबर को आमंत्रित किया है कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराकर यहां से जाइए। ठीक है, सबको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है क्या कि अगर बाबर आएगा और यहां पर आक्रमण करेगा तो केवल धन लूटकर वापस चला जाएगा और जो दिल्ली का सिंहासन है दौलत खां को मिल जाएगा। ऐसा इनको लग रहा है। इनको लग रहा है क्या कि जो दिल्ली वाला रीजन है अब मेवाड़ के अंतर्गत आ जाएगा, वो धन लूटकर यहां से चले जाएंगे। इसीलिए इन्होंने भी इनवाइट करने में मदद की है। हमने ना केवल इनवाइट किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि युद्ध में पार्टिसिपेट किया है या फिर इसको मदद पहुंचाई है। मैं बोल रहा हूं क्या, इनवाइट किया है किसको, बाबर को। और इब्राहिम लोदी के चाचा कौन है, आलम खां। इनको लग रहा है क्या, अगर इब्राहिम लोदी मरा तो फिर सिंहासन आलम खां मतलब स्वयं को मिल जाएगा। इसी कारण इन तीनों ने इनवाइट किया किसको, बाबर को, कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए। बाबर ने इस इन्विटेशन को स्वीकारा है और वो इब्राहिम लोदी से युद्ध करना है, वो इब्राहिम लोदी से युद्ध करने आ गया है। जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ, उस युद्ध को बोला गया क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध। उस युद्ध को बोला गया क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया क्या, 1526 में। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर जीत गए, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ है। जब वह पराजित हो गया तब दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश समाप्त होता है। और भारत में एक नए वंश अर्थात मुगल वंश की स्थापना होगी। भारत में मुगल वंश की स्थापना होगी पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। ठीक है, आपका खत्म होता है सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अब खत्म होता है। जब मैं स्टार्ट किया मध्यकाल, वहां पर 3 टॉपिक लिखा था, आरंभिक आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और उसके बाद था मुगल वंश। मुगल के बाद अपन पढ़ेंगे विजयनगर और भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, उनमें से आरंभिक आक्रमण और दिल्ली सल्तनत आज समाप्त होते हैं। दिल्ली सल्तनत आज खत्म होता है। कल से देखेंगे अपन मुगल वंश। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी कारण मैं 3 से 4 बार रिपीट करता हूं ताकि फिर से आपको पढ़ना ना पड़े, देखते देखते ही आपको याद हो जाए। ठीक है, इसी कारण 3 से 4 बार हर चीज रिपीट करता हूं मैं बोर्ड पर ही। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से देखिए वीडियो को। अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई चीज में टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फ्री रहिए। उम्मीद करता आप लोगों को अच्छा लगी क्लास। ठीक है, थैंक यू क्लास। कल देखेंगे मुगल वंश, कल स्टार्ट करेंगे मुगल वंश के बारे में।